तो दोस्तों 2018 में एक नोवेल आई थी जिसका नाम था द कैबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हाल ही में उसी के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आई है जिसका नाम है नॉक एट द कैबिन, और इसको डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलान ने। तो मूवी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके ट्रेलर के ऊपर ही 34 से 50 मिलियन के आसपास व्यूज हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी इंटरेस्टिंग होगी। ये एक अमेरिकन एपोकलिप्टिक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में काफी मजा आएगा। बीच में छोड़कर मत जाना कि कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि एंड में ढेर सारे सरप्राइज आने वाले हैं। इस मूवी की रेटिंग भी काफी अच्छी है, इसके रिव्यू भी काफी बढ़िया हैं। ये मूवी कुछ ही दिनों में $21 मिलियन से ज्यादा कमा चुकी है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्ची वैन को, जो कि अपनी फैमिली के साथ वुड्स में बने हुए एक कैबिन में वेकेशन मनाने आई थी। वो बाहर खेल रही होती है कि तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि अपना नाम लेनर्ड बताता है और वैन से बात करने लगता है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद में वो बोलता है कि यहाँ पर वो एक बहुत ही जरूरी काम से आया है, एक ऐसा काम जो कि दुनिया बचा सकता है। अब यहाँ पर हम लेनर्ड से पहले वैन का एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो असल में वो एक एडॉप्टेड बच्ची है एक गे कपल की, जिनका नाम एरिक और एंड्रू है। वैन से बात करते करते लेनर्ड बार बार वुड्स में देख रहा था और अब वहां से 3 लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में खुद से बनाए हुए वेपन्स थे और उन्हीं लोगों का वो इंतजार कर रहा था। अब वैन उन लोगों को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागकर कैबिन के अंदर चली जाती है। अब वो अपने दोनों डैड्स को लेनर्ड और बाकी वेपन वाले लोगों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो लोग भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। अब लेनर्ड और उसके साथी कैबिन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और उन लोगों से लॉक ओपन करने का बोलते हैं, लेकिन वो लोग इस सिचुएशन से काफी परेशान हो गए थे और उनसे जाने के बारे में बार बार बोलते हैं। लेकिन लेनर्ड भी अपने जरूरी काम के बारे में बोलता रहता है और उनसे कहता है कि वो लोग उन्हें अंदर बुला लें और अंदर आकर वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग डरे हुए थे और उन्हें आने से मना कर देते हैं। और एंड्रू अपनी लाइसेंस्ड गन भी कार में रख कर आया था, इसलिए वो उन्हें फेस करने से और डर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि बाहर वाले लोगों के हाथ में वेपन्स थे, वो भी कस्टमाइज्ड थे। अब ये सब बातें चली रही होती हैं जहां पर बाहर वाले लोग अंदर बुलाने को बार बार बोल रहे थे और अंदर वाले बाहर वालों को धमकी दे रहे थे वापस जाने के लिए, अदरवाइज वो पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इस जगह पर फोन सिग्नल आते ही नहीं थे और लैंडलाइन लेनर्ड के लोगों ने खराब कर दी थी। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो लोग ब्रेक इन कर जाते हैं और एंड्रू और एरिक उनसे बचने के लिए उन पर अटैक करते हैं। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि वो लोग अटैक कर ही नहीं रहे थे, उल्टा पिट रहे थे, लेकिन रिटर्न अटैक नहीं करते। इवन गलती से एरिक को सर में चोट लग जाती है तो एक लेडी उसकी हेल्प करने का बोलती है, ये बताते हुए कि वो एक नर्स है। यानी कि लेनर्ड और वहां पर जो और लोग थे वो इन लोगों पर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे थे, जो कि काफी अजीब था। अब एरिक यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहां पर उसने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड एंड्रू को अपने पेरेंट्स से मिलवाया था, जो कि इस तरह के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे, इसलिए आज वो साथ हैं। अब उसको होश आता है और अब तक उन चारों ने उन दोनों को बंधक बना लिया था और वैन उनके पास ही खड़ी हुई थी। अब वो चारों उनसे बात करने लगते हैं कि वो एक बहुत ही जरूरी मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके पास कुछ चॉइसेस थी, जिसमें से उन्होंने ये चूज करी है और आगे भी कुछ चॉइसेस आएंगी जिनको चूज करना होगा एंड्रू, एरिक या फिर वैन को। अब वो सब एक साथ खड़े होते हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन और मोटिव बताने लगते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करती है पहली लेडी सबरीना, जो कि ये बताती है कि वो कैलिफोर्निया के एक दूर दराज एरिया में रहने वाली है और वहां पर एक नर्स है और उसके घर पर एक छोटी स्टेप सिस्टर है और वो अपनी लगभग सारी सेविंग्स लगाकर यहाँ पर उन लोगों के पास में आई है। अब लेनर्ड अपने बारे में बताता है कि वो शिकागो के एक स्कूल में टीचर है और पार्ट टाइम बारटेंडर भी। अब तीसरा मेंबर भी अपने बारे में बताता है जिसका नाम रेडमंड होता है और वो एक गैस कंपनी में काम करता है। पहले वो बहुत बुरा था, उल्टे सीधे काम किया करता था, लेकिन अब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है और बचपन में उसके डैड उसे काफी अब्यूज किया करते थे। अब चौथी लेडी अपना नाम बताती है, जो कि होता है एड्रियन और वो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में एक शेफ है। अब ये सब सुनकर और बाकी चीजें देखकर एरिक ये बोलता है कि वो लोग शायद से किसी रिलीजियस ग्रुप का हिस्सा हैं और उनके फादर ने एरिक और एंड्रू को अपने साथ मिलाने भेजा है, लेकिन वो लोग इससे साफ इनकार करते हैं। अब लेनर्ड उन लोगों को वहां पर आने का असली मकसद बताता है। वो ये बोलता है कि उन लोगों को एक खास चीज पता है और उनको चूज किया गया है, यहाँ पर भेजा गया है उन तीनों की फैमिली के पास में, क्योंकि एपोकलिप्स आने वाला है जिसमें दुनिया और सारे लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन तीनों में से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस करके सब कुछ बचा सकता है और एपोकलिप्स रोक सकता है, और ये चॉइस और सैक्रिफाइस जो होगा वो पूरी तरह से उन पर ही निर्भर करता है और उनके बिहाफ पर उन्हें कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। यानी कि ये काम उन्हें खुद करना होगा, यानी कि ये सारा काम जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता। अब लेनर्ड आगे बताता है कि उन लोगों को विजन्स आते थे इस तबाही के बारे में और वो लोग एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे, लेकिन उन विजन से वो एक दूसरे से मिले और विजन्स के जरिए ही उनको यहाँ आने के लिए ऑप्शन मिला और वो दुनिया बचा
बचाने यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि वो एंड्रू, एरिक या फिर वेन में से कोई एक खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगा तो प्रलय सबको खत्म कर देगी। लेकिन बस वो 3 लोग ही बच जाएंगे। यानी कि अगर इन तीनों में से यानी कि एंड्रू, एरिक या फिर वेन में से किसी ने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और खाली यही 3 लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी खुद का सैक्रिफाइस दे दिया तो सारी दुनिया बच सकती है। वो आगे ये बोलता है कि सबसे पहले नदियां डूबेंगी और पानी जमीन के स्तर से बढ़कर सुनामी ला सकता है। उसके बाद में एक प्लेग फैलेगा जो कि लोगों की जान ले लेगा और एंड में गॉड अपने हाथों से दुनिया पर एक खरोंच करेंगे जिससे कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब एंड्रू और एरिक ये सब बातें सुनते हैं लेकिन उन्हें उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जो कि ऑब्वियस था में ये कैसी बकवास बात है। इनफैक्ट वो दोनों सैक्रिफाइस करने के लिए भी मना कर देते हैं। अब वो लोग मना कर ही चुके थे और लेनर्ड बोलता है कि उन लोगों के मना करने की कीमत ह्यूमैनिटी को चुकानी होगी। और अब रेडमंड आगे आता है, अपने फेस पर व्हाइट मास्क लगाता है और बोलता है कि ह्यूमैनिटी का एक पार्ट ऑलरेडी जज हो चुका है, जिसके साथ ही बाकी के उसके साथ ही उसको खत्म कर देते हैं। और ये देखकर एंड्रू और एरिक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और डर जाते हैं। अब हम उन दोनों का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उन्होंने बड़े प्यार से वेन को अडॉप्ट किया था, वो भी काफी मुश्किलों के बाद में। अब लेनर्ड उनको टीवी ऑन करके दिखाता है तो कुछ मेजर कंट्रीज और सिटीज के अंदर अर्थक्वेक आ गए थे और उसकी वजह से सुनामी भी आ चुकी थी, जिससे समुद्र किनारे बसे हुए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये पहली चीज ही तो लेनर्ड ने बताई थी जिस पर वो दोनों यकीन नहीं कर रहे थे। और एंड्रू तो यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं करता, लेकिन एरिक यहाँ पर सोच में पड़ गया था, जिसको एंड्रू अपनी बातों से समझाने लगता है कि ये सारी चीजें झूठ हैं। अब हम उनका एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो वेन को अच्छे से पाल रहे थे, उसके बहुत अच्छे पेरेंट्स बन चुके थे और वो भी उनके साथ में एक खुशहाल फैमिली की तरह जी रही थी। और वो यहाँ पर कैबिन के अंदर वेकेशन के लिए आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एरिक ने एक गाना भी उन दोनों के लिए प्ले किया हुआ था रेडियो के ऊपर, जिसका नाम होता है बूगी शूज, जो कि केसी एंड द सनशाइन बैंड की तरफ से था। और इस चीज को आप याद रखना क्योंकि आगे ये काम आएगा। खैर अब लेनर्ड समेत 4 लोगों में से रेडमंड ऑलरेडी खत्म हो चुका था तो उसकी बॉडी को वो लोग बाहर निकाल देते हैं। और एरिक के सर पर पहले चोट लगी थी तो सबरीना उसकी ड्रेसिंग करती है और उसको बताती है कि उन लोगों को इस तबाही के विजन्स आते थे और वो लोग अपने विजन से ही मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ तक भी वो अपने विजन्स की वजह से ही आए हैं, जिस पर वो दोनों यकीन नहीं करते लेकिन जल्दी ही करने लगेंगे। अब इधर वेन भागने की कोशिश करती है लेकिन लेनर्ड उसे वापस पकड़ लेता है। और अब एंड्रू उन लोगों से बोलता है कि वो रेडमंड को पहचान चुका है, जिससे उसका काफी टाइम पहले एक बार में झगड़ा भी हुआ था और आज वो उसका ही बदला लेने आया है। जिस पर लेनर्ड बोलता है कि उसे नहीं पता कि उसका नाम रेडमंड था, हालांकि वही उन लोगों से मिला, विजन्स के बारे में बताया, मैसेज के बारे में बताया और फिर सबको विजन्स आने लगे थे। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक सही चीज करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आए हैं। बेसिकली इनका मेन मकसद यहाँ पर एपोकलिप्स को रोकना था। अब रेडमंड को यहाँ पर विजन्स क्यों आए थे और वो इन सबको क्यों मिला, इसका रीजन फिलहाल तो हमको नहीं पता है। अब कुछ देर के बाद में वो लोगों को सोने का बोलते हैं और सोचने के लिए कहते हैं। और अगले सीन में एड्रियन वेन को खाना देती है और उससे अच्छे से बात करती है, उसका ख्याल रखती है। अब कुछ ही देर के बाद में वेन एरिक के पास में आ जाती है और उसके हाथ में एक नाइफ था जो कि छुपा कर वो लेकर आई थी ताकि रोक खोल सकें। और एंड्रू अब बाकी लोगों को अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट करने लगता है कि वो लोग सबका माइंड कंट्रोल करते हैं। लेकिन तभी एड्रियन ये बोलती है कि दूसरी तबाही का समय आ चुका है और अब उसकी बारी है और वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है जिसे उसने अपने विजन्स में बार बार मरते देखा है। और वो लोग सैक्रिफाइस के लिए मान जाएं, लेकिन वो नहीं मानते और अब एड्रियन को भी खत्म कर दिया जाता है, जिसका सिंपल सा मकसद यही था कि भैया वहां पर उसकी फैमिली नहीं बची तो वो भी जिंदा नहीं रहना चाहती। अब उसकी बॉडी को लेनर्ड बाहर रख देता है और अब वो टीवी ऑन करता है तो उस पर एक पैंडेमिक की खबर चल रही थी जिसने लोगों को जकड़ लिया था काफी इलाकों में और बहुत से लोग मारे जा चुके थे। अब एक और विजन सच हो चुका था और उन लोगों को तो इसके बारे में पता ही था, लेकिन एंड्रू ये बोलता है कि ये सब पुरानी टेलीकास्ट है और ये लोग पहले से ये न्यूज देख कर आए हैं, इसलिए इनको सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा और ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एरिक को अब यकीन होने लगा था और वो बोलता है कि उसने उन लोगों के आने के बाद कोई फिगर यहाँ पर देखा है, यानी कि रेडमंड के मरते टाइम। लेकिन एंड्रू उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी ना सोचे और उनकी बातों पर ध्यान ना दे। तो यहाँ पर एरिक इन चारों को हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स मान रहा था। इन चारों को ही अर्थ के 1/4 हिस्से को खत्म करने की अथॉरिटी दी गई थी, जहां पर इन चारों के पास में कुछ न कुछ शक्तियां थी, जैसे कि एक तो एंटी क्राइस्ट को इन्वोक कर सकता है, एक यहाँ पर वॉर और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ला सकता है, तीसरा यहाँ पर होगा फूड का, जो कि यहाँ पर धरती के ऊपर कीड़े मकोड़े और सब चीजें लाएगा ताकि खाना पूरी तरह खराब हो जाए, और चौथा यहाँ पर होता है जो कि अपने साथ मौत लाता है, जिसके साथ में कोई और नहीं बल्कि हेडीज हिमसेल्फ आएगा। लेकिन एरिक की ये सोच यहाँ पर बिल्कुल गलत थी और उसने अपने मन में ही एक अजीब सा रिलीजियस एंगल यहाँ पर बना लिया था। बल्कि वो चारों तो चोजन वन होते हैं जो कि इस तबाही को रोक सकते थे,
अब तभी वैन उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और वो दोनों खुल चुके थे, जहां पर एरिक लेनर्ड और सबरीना को रोकता है और एंड्रू कार से अपनी लाइसेंस्ड वाली गन उठाने चला जाता है। सबरीना उसके पीछे जाती है लेकिन वो गन पॉइंट पर उसको डराता है और दूर करता है। अब वो वापस आता है और सबसे पहले रेडमंड की पॉकेट से उसकी आईडी कार्ड निकालता है और लेनर्ड को दिखाता है, जिसके अंदर उसका नाम रेडमंड नहीं लिखा था, और ये बोलता है कि वो उन लोगों को झूठ बोलकर अपने बदले के लिए माइंड कंट्रोल करके यहाँ पर लाया। लेकिन लेनर्ड उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि जो तबाही धरती के ऊपर आ रही थी वो बिल्कुल असली थी और यहाँ पर जो विजन्स थे वो भी बिल्कुल असली थे। तो मेरे हिसाब से वो जो 4 हॉर्समैन ऑफ एपोकलिप्स हैं वो यहाँ पर नहीं बल्कि धरती को तबाह करने में बिजी थे, और ये चारों तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन ये डायरेक्टली उनको नहीं रोक सकते, बल्कि एक सैक्रिफाइस यहाँ पर लगने वाला था, जो कि अपेरेंटली इन तीनों में से ही किसी का होना था, यानी कि वैन का, एरिक का या फिर एंड्रू का। अब सबरीना वहां पर आती है, जिसे गलती से एंड्रू शूट कर देता है और लेनर्ड के पास कोई चारा नहीं था, तो वो उसे थर्ड ह्यूमैनिटी जज के नाम पर खत्म कर देता है। और इसी बीच हम एरिक और एंड्रू का वो फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उनकी बार में रेडमंड से फाइट हुई थी और उसके अंदर एंड्रू घायल हो गया था और उसके बाद ही उसने प्रोटेक्शन के लिए गन खरीद ली थी। खैर अब वो लेनर्ड को बाथरूम में बंद कर देता है और अब वहां से ग्लास टूटने की आवाज आती है, जिससे उसको लगता है कि वो भाग गया होगा, लेकिन वो वहीं पर था और उस पर अटैक करके उससे वो गन छीन लेता है। बेसिकली यहाँ पर उसने डिस्ट्रैक्शन किया था। खैर अब वो लोग हॉल में आते हैं जहां पर टीवी चल रहा था, जहां पर न्यूज आ रही थी कि एरोप्लेन्स अपने आप ही एक एक करके नीचे गिर रहे हैं और उसमें बैठे हुए लोग भी तबाह हो गए। अभी तक 700 से ज्यादा प्लेन्स ऑलरेडी गिर चुके थे, यानी कि आप अंदाजा लगा लो कि हजारों से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। और जो एंकर बोलने वाली थी वो सारे शब्द पहले से ही लेनर्ड बोलने लगता है, क्योंकि उसे विजन से पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन एंड्रू अभी भी नहीं मान रहा था। लेकिन अब फाइनली एरिक को लगने लगा था कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और ये सारी की सारी बात रियलिटी है। और वो हॉर्समैन वाली बात भी उसके दिमाग में बैठ गई थी। जब से रेडमंड मरा था उसको एक अजीब सी व्हाइट लाइट दिखाई दी थी। हालांकि उसका मानना बिल्कुल सही था, लेकिन ये 4 वो लोग नहीं थे जिसको वो समझ रहा था। वो लोग तो धरती के किसी हिस्से को तबाह करने में लगे हुए थे और ये पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। लेनर्ड अब बाहर जाकर बैठ जाता है और अब अगली ह्यूमैनिटी जज होने का टाइम था और अब वो खुद को ही खत्म कर लेता है और अब पूरी दुनिया में काले बादल छा जाते हैं, अंधेरा होने लगता है और लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है इसी जंगल में। अब वो दोनों ही वैन को पास के रूम में भेज देते हैं और एरिक एंड्रू से बोलता है कि उन्हें ये करना ही होगा, यानी कि सैक्रिफाइस करना होगा। उसका ये कहना था कि ये 4 उनके विजन्स की वजह से यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि उन दोनों के लिए आए थे। उन्होंने उन्हें ह्यूमैनिटी के फेसेस दिखा दिए हैं। रेडमंड ने हेट्रेड का, एड्रियन ने केयर का, न्यूट्रिशन का, सबरीना ने हीलिंग का और लेनर्ड ने गाइडेंस का। और ये भी हो सकता है कि शायद वो एपोकलिप्स के 4 हेरल्ड्स की तरह यहाँ पर आए होंगे, लेकिन ये बात उतनी सही नहीं थी। अब वो एंड्रू से कहता है कि वो सैक्रिफाइस के लिए तैयार है और वो लोग ही क्यों चुने गए हैं। तो इसका सीधा जवाब है उन तीनों के बीच का अनकंडीशनल लव, जिसमें बार बार अड़चने आई लेकिन वो साथ रहे। और वो एंड्रू का और वैन का अच्छा फ्यूचर चाहता है, जहां पर वो उसको पाल पोस कर अच्छे से बड़ा करे, वो उसको जो चाहे वो दे और जब वो बड़ी हो जाए तो जैसे चाहे वैसी जिंदगी जी पाए, जो कि वो कभी नहीं जी पाए थे। और इसी के साथ में एरिक खुद को शूट करवा कर अपना सैक्रिफाइस दे देता है और एंड्रू इससे पूरी तरह टूट जाता है। अब वो वैन को लेकर कैबिन से दूर जाने लगता है और लाइटनिंग स्ट्राइक से कैबिन भी जलकर राख हो जाता है, यानी कि ये सैक्रिफाइस जो था वो कबूल कर लिया गया था। अब थोड़ी दूर जाने पर लेनर्ड की कार उसे मिल जाती है, जो कि उन लोगों ने उसके लिए ही छोड़ी थी कि दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। अब तभी यहाँ पर मिराकुलसली हम ये देखते हैं कि टाउन के अंदर आते ही एक न्यूज चल रही होती है कि मिराकल की तरह ही अर्थक्वेक रुक गए हैं, सुनामी रुक गई है और प्लेन्स भी खुद पे खुद ठीक हो गए, साथ ही साथ लाइटनिंग स्ट्राइक का आना भी बंद हो चुका है। लेकिन जो तबाही पहले हो चुकी थी वो ठीक नहीं हुई थी और इनको अब उस दुनिया में रहना पड़ेगा जो कि कभी भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगी, क्योंकि 700 प्लेन्स का एक साथ गिरना, इतना कुछ होना ये नॉर्मल बात नहीं थी, यानी कि लाइफ यहाँ पर ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एरिक ने खुद को सैक्रिफाइस इसलिए भी किया, जब रेडमंड यहाँ पर मारा गया था तो व्हाइट लाइट उसको दिखाई दी थी, तो उस वक्त उसने एंड्रू और वैन को देखा था, लेकिन वैन उस वक्त काफी बड़ी हो चुकी थी, यानी कि वो जान गया था कि उसको सैक्रिफाइस देना होगा और एंड्रू और वैन बच जाएंगे। खैर अब एंड्रू वैन के साथ बिना एरिक के ही एक नई जिंदगी बिताने के लिए चल देता है और यहाँ पर वही गाना बजता है जो कि शुरुआत में एरिक ने यहाँ पर कैबिन के आते वक्त इन दोनों के लिए बजाया था, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि याद रखना ये काम आएगा। और बूम, इसी के साथ में ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नॉक एट द कैबिन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। मैंने आपको मूवी के अंदर ही पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा था। अब देखो मैं यहाँ पर आपको इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है एम नाइट श्यामलान ने।
तो आप सोचोगे कि तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। तो उनका इस मूवी के अंदर एक कैमियो है। तो यहाँ पर जब लेनर्ड इनको न्यूज दिखाने के लिए सबसे पहली बार टीवी ऑन करता है, तो वहां पर वो सुनामी की न्यूज दिखाने वाला था। तो टीवी जो होता है वो सबसे पहले सही चैनल पर नहीं जाता, बल्कि वहां पर एक एयर फ्रायर का एड चल रहा होता है। और यहाँ पर एयर फ्रायर के बारे में कौन बता रहा था? तो जी हाँ, यहाँ पर डायरेक्टर हिमसेल्फ बता रहे थे, यानी कि एम नाइट श्यामलान। दूसरी चीज की जो मूवी है वो द कैबिन एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नोवेल से इंस्पायर्ड है, जो कि 2018 में आई थी। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर उसके अंदर भी सेम चीज हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर वैन जो होती है, यानी कि छोटी बच्ची, वो बीच में ही मारी जाती है। जी हाँ, और एंड में यहाँ पर एरिक और एंड्रू दोनों ही बच जाते हैं और वो इन चारों को ही मार डालते हैं। नोवेल की एंडिंग में एरिक और एंड्रू वैन की बॉडी को उठाते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं, ये सोचते हुए कि जो होगा वो देखा जाएगा। ये मूवी अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है और आप इसको जाकर थिएटर में देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल पिक्चर्स की मूवी है जिसको काफी अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको भी देखने में काफी मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए